निस्वार्थ एवं कर्मठ सेविका इजाबेला थॉबन विदेशों में जन्म लेकर भारत की तन मन धन से सेवा करने वाली महिलाओं में इजाबेला थॉबन का प्रमुख स्थान है। यद्यपि इनका शरीर अमेरिका का था पर आत्मा भारतीय थी। प्रारंभिक जीवन से ही थॉबन ने भारत को ही अपना घर समझा था। ईश्वर को सबका पिता, सारे संसार को उसका घर मान लेने से भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण से उन्हें मानव मात्र की सेवा में परिवार की सेवा का आनंद अनुभव होता था। भारत को अपना घर तथा भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाली थॉबन आज नहीं है, पर लखनऊ, कानपुर और नैनीताल की अनेक शिक्षण संस्थाएं उनकी स्मृति दिला रही हैं। इजाबेला थॉबन का जन्म अमेरिका में आकर बसे एक आयरिश परिवार में 29 मार्च 1840 को ओहियो में हुआ था। उन्हें बचपन से ही प्रकृति के सान्निध्य में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। वे बचपन से ही भावुक तथा कल्पना लोक में विचरण करने वाली बालिका थीं। अपने 10 भाई बहनों के बीच इनका तीसरा स्थान था। किशोरावस्था में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह और अधिक भावुक तथा अस्थिर हो गईं। माता समझदार थीं, अतः उन्होंने प्रेम के साथ साथ संतुलित विकास की ओर ध्यान देते हुए उच्च आदर्शों की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। माता अपनी पुत्री को समझाकर यही कहती, झूठे आरोप कभी भी दूसरे पर न लगाने चाहिए और न स्वन्य पर लगाकर अपराधी वृत्ति को प्रश्रय देना चाहिए। कभी यह भी हो सकता है कि इच्छानुसार परिणाम न निकले, फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बात का निर्णय लेने से पूर्व अच्छी प्रकार सोचना और समझना चाहिए। बिना तर्क की कसौटी पर कसे जल्दबाजी में किए गए कार्यों से कोई लाभ नहीं होता। लालच और दबाव के आगे कभी न झुको। भावुक, कल्पनालोक में विचरण करने वाली तथा खामोश बालिका पर मां की शिक्षाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि यथार्थ और आदर्श पर सेतु निर्माण कर शिक्षा शास्त्री के रूप में समाज के सम्मुख सेवा करने आई। इनकी शिक्षा विद्यालय और पुस्तकों से संबंध रखने वाली कम, पर जीवन से संबद्ध अधिक थी। कॉलेज की शिक्षा के साथ मां की शिक्षा को ग्रहण कर थॉबन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 20 वर्ष की आयु में कॉलेज की शिक्षा समाप्त कर अध्यापन, लेखन, समाज सेवा और चित्रकारी की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस समय थॉबन का बड़ा भाई भारत में रहकर मिशनरी सेवा कर रहा था। भाई बहन के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता रहता था। भाई अपने पत्रों में कभी भारत के रसीले और मीठे आमों का वर्णन करता, कभी विभिन्न ऐतिहासिक तथा रमणीक स्थलों की प्रशंसा करता। एक बार तो भारतीय दरिद्रता का चित्रण करते हुए अपनी बहन के मन में दरिद्र नारायण की सेवा करने की ललक पैदा कर दी थी। बहन ने पत्रों के माध्यम से ही काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। ज्यों-ज्यों भारत के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया, उनके अंदर बैठी समाज सेविका का ध्यान भारत की ओर खींचने लगा। वह ऐसे समय की प्रतीक्षा करने लगी जब उसे भारत जाने का सुअवसर मिले और वहां पर दीनहीन व्यक्तियों की सेवा में लगकर अपने को धन्य मान सके। सन 1866 में थॉबन के भाई ने भारत में ही एक कन्या विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई तो उसने अपनी बहन को पत्र द्वारा सूचना दी कि यदि वह विद्यालय का कार्यभार ग्रहण कर सके तो अच्छा है। अगले पत्र में और अधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा, अभी सोचने के लिए पर्याप्त समय है। ये ध्यान रहे कि देश त्यागना पड़ेगा, परिवार के प्रेम से वंचित होना पड़ेगा। जीवन की सुख सुविधाएं जो आज तुम्हें प्राप्त हैं यहाँ आकर शायद न मिल सकें। यहाँ तो अशिक्षित और निर्धन परिवारों से ही अपना संबंध जोड़कर आत्मीयता का परिचय देना होगा। क्या तुम यहाँ की परिस्थितियों को जानते हुए आने की स्थिति में हो? मेरा अनुमान है कि तुम में ये बीज तो विद्यमान है, पर क्या उसे अंकुरित तथा पल्लवित करने की क्षमता रखती हो? और पत्र पाते ही थॉबन ने उत्तर भी लिख दिया, भैया, मुझे दुख है कि आप अभी तक अपनी बहन को नहीं समझ पाए हैं। मेरी जीवन की सुख सुविधाओं के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है। मैं अपना मन की का भारत को समर्पित कर चुकी हूँ और अब बाह्य समर्पण तो एकमात्र दिखावा होगा। जाने कब से भारत आकर सेवा करने का भाव अपने मन में संजोए बैठी हूँ। आपका निमंत्रण ईश्वरीय प्रेरणा है, भला इसकी अवहेलना कैसे कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ, प्रतीक्षा करना। और थॉबन एक महिला चिकित्सक तथा अन्य 6 लड़कियों को लेकर तथा मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत की ओर चल दी।
18 अप्रैल 1870 को लखनऊ के लाल बाग में बाजार के बीच एक कमरा लेकर स्कूल की स्थापना की गई। बड़ी कठिनाई से 6 बालिकाओं ने प्रवेश लिया। थॉबन का विश्वास था कि निःशुल्क शिक्षा का महत्व शायद लोग न समझें, अतः कुछ फीस अवश्य रखनी चाहिए। इसलिए निवास तथा वस्त्रों की स्वच्छता आदि के उन्होंने 5 रुपये प्रति माह शुल्क निर्धारित कर दिया। प्रातः उठकर घंटी बजाने से लेकर विभिन्न विषय पढ़ाने तथा सफाई आदि का सारा कार्य थॉबन को ही करना पड़ता था, पर वह अधिक परिश्रम तथा कठिनाई से तनिक भी विचलित न हुई। स्वयं कठोर परिश्रम करती थीं और छात्राओं को भी उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न कर रही थीं। उन्हें अपने प्रयत्न में बराबर सफलता मिलती गई। चंदे से इतना धन एकत्रित कर लिया कि एक पुराना मकान खरीद लिया। यही स्कूल बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष में कॉलेज के रूप में ख्याति प्राप्त कर गया। छात्राओं की संख्या बढ़ने पर 150 रुपये मासिक पर अन्य सहायक अध्यापिका की नियुक्ति कर दी गई। धीरे धीरे सहयोग से ब्लैकबोर्ड, संदर्भ पुस्तकें और वैज्ञानिक उपकरण सभी जुट गए। इन्हीं दिनों थॉबन का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका जाकर भी उस विद्यालय की प्रगति के संबंध में उनके प्रयत्न कम न हुए। बीमारी की स्थिति में भी वहां लखनऊ कॉलेज सोसाइटी की स्थापना की और विभिन्न कॉलेजों से संपर्क स्थापित कर सहायता के रूप में 30,000 पाउंड एकत्रित कर लिए। फिर क्या था, लखनऊ का कॉलेज प्रगति की ओर अग्रसर होने लगा। नैनीताल के वेस्ले स्कूल की स्थापना थॉबन ने ही की थी। कानपुर में भी कन्याओं के लिए एक स्कूल की 2 छात्राओं ने प्रथम बार में ही इंट्रेंस की परीक्षा में कलकत्ता विश्वविद्यालय से विशेष स्थान प्राप्त किया था। उनमें एक लीलावती सिंह भी थी, जो लीलावती मुंशी के रूप में जानी जाती हैं। अपनी अस्वस्थता की चिंता न करते हुए अमेरिका में जब थॉबन धन एकत्रित करने में लगी थी, उस समय लीलावती सिंह को भी अमेरिका बुला लिया ताकि कार्य और तीव्र गति से हो सके। लीलावती सिंह को लखनऊ कॉलेज के लिए कितनी ही सभाओं में भाषण देने पड़े। एक बार तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैरिस भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने जब लीलावती के धारा प्रवाह भाषण को सुना तो यही कहना पड़ा, थॉबन भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जो कार्य कर रही हैं उसका अनुमान इस अकेली महिला वक्ता से आंका जा सकता है। सन 1875 में लखनऊ में हैजा फैल गया। वह चर्च की ओर से आयोजित नर्सिंग सेवा में लग गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय द्वार पर आता वह उसकी सहायता के लिए तैयार रहती। जब कोई छूत की बीमारी का डर दिखाता तो वह मुस्कराकर यही कह देता, यदि सेवा करते प्राण भी छूट जाएं तो इससे बढ़कर आत्मसंतोष क्या हो सकता है। हैजे के भीषण प्रकोप के समय रोगियों की सेवा करते रहने पर भी उन्हें कुछ न हुआ। पर जब 1900 में अमेरिका से भारत लौटी तो 1 वर्ष बाद हैजे की शिकार हो परलोक सिधार गईं। भारत इजाबेला थॉबन की सेवाओं को कभी न भूल सकेगा।